देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूँ मायरा और आज हमारे साथ है जी अल्पाहवा जी, जो कि एक समाज सेवी भी है और समाज सेवी के साथ साथ एयरफोर्स एनसीओ भी रह चुके हैं और साथ में वो ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा भी कराते हैं और सीनियर सिटीजन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम उनसे मिलवाएंगे और आपको चर्चा करेंगे उनके साथ। आज हम नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो जिस तरह से आप अपनी लाइफ को अब तक बहुत सारे वर्क किए हैं और साथ साथ जिस तरह से हमने सुना है कि आप एयरफोर्स एनसीओ भी रह चुके हैं और रिटायर्ड भी रह चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे वर्क किए हैं, तो आप जनता को बताना चाहेंगे इसमें पहले? मेरा बचपन तो काफ़ी कठिनाइयों से बीता, क्योंकि हम पाकिस्तान से उजड़ के यहाँ आए थे। जी। तो हमने बचपन में अपने माँ बाप के साथ मेहनत की, अपने पैरों पे खड़े हुए। जी। फिर इंटर करने के बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में चला गया। 65 और 71 की जंग लड़ी मैंने। जी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरे बैंक में जॉब लग गई। फिर 19 साल मैंने बैंक में नौकरी करी। तो उसके बाद ऊपर वाले की दया से मैं सही जी रहा हूँ और लाइफ काफ़ी इजी। अब वो कहते हैं ना, बचपन में मुसीबत आए तो अनजाने में बचपन कट जाता है। जवानी में आए तो आदमी स्ट्रगल कर सकता है, तो बुढ़ापे में जब आदमी 80 साल से ऊपर हो गया तो स्ट्रगल नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले की दया से मेरा बुढ़ापा बड़े आराम से बीत रहा है। मैं अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड सन डॉटर इन लॉ सबके साथ रह रहा हूँ और सोशल वर्क में लगा हुआ हूँ, इसीलिए शायद मैं एक्टिव हूँ। जी सर, हम जानना चाहेंगे किस तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं आप, जनता को बताना चाहेंगे? पहली बात तो सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं पिछले 21 साल से सीनियर सिटीजन का मेंबर हूँ। उसमें मैंने कई तरह के काम किए हैं। उसके अलावा बैंक से रिटायर होने के नाते मैं सेंट्रल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। वहाँ महीने में एक बार हम लोग गैदरिंग होती है, मीटिंग होती है लंच की। उसके अलावा मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, उनमें मैं भजन वगैरह गाता हूँ। जी। तो सर ये भजन जो आप गाते हैं किस दिन होता है, किस समय होता है? हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी की भी जब किसी का निधन होता है तो उसके तीसरे और चौथे दिन 2 दिन श्रद्धांजलि सभा होती है। तो उसमें जिंदगी की असलियत के से जुड़े हुए भजन मैं खुद लिखता हूँ, बनाता हूँ और गाता हूँ। अच्छा, तो सर जिस तरह से देखा जाता है जनता आपसे ज़्यादा खुश है और जनता चाहती भी है आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कराना, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह से सारी जनता के लिए? एक्टिविटीज़ तो बहुत हो सकती हैं, ये आदमी की अपनी हॉबी पे डिपेंड करता है। कोई गाने में इंटरेस्ट लेता है, कोई ड्राइंग में इंटरेस्ट लेता है, कोई गेम में इंटरेस्ट लेता है। ये तो हर एक के ऊपर अपनी चॉइस होती है, या बचपन से किसी का कोई लगाव होता है। मेरे बड़े भाई साहब क्लासिकल सिंगर थे, उनको देख देख के मुझे गाने का शौक आ गया, तो मैं इस हॉबी में आ गया। सर सुना है आप हनुमान चालीसा खुद पढ़ाते हैं, तो ये किस दिन पढ़ाते हैं और किस समय पढ़ाते हैं? मंगलवार को 8 से 8:30 से 9 बजे तक ये प्रेमनगर चौक के पास ही होता है और वहाँ पे हम जाते हैं। पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम नाम की माला जपते हैं, आरती करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि बरसात, आपको पता है ये बरसात चल रही है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, हादसे होने के भी डर हैं। स्मार्ट सिटी बनने जा रही थी लेकिन अभी तक नहीं बनी है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें तो यह है कि जैसे सड़क टूट गई तो खड्डे भरने बरसात में भरे भी नहीं जाते, हमें उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे हमारा कैंट का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है हम उनको, पार्षद को या कैंट बोर्ड के स्टाफ मेंबर्स को बोल देते हैं तो समस्या हल हो जाती है। सर जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे नशे का कारोबार, ये एक ऐसा कारोबार बन गया है जो कि पूरा उत्तराखंड इसकी चपेट में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे 13, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स के बच्चे और बाहर से आने वाले बच्चे भी। जिस तरह से सर हम आपसे जानना चाहेंगे, नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है उत्तराखंड में। छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स के बच्चे नशा कर रहे हैं, खुलेआम नशा कर रहे हैं। ये नशा बेचा भी जा रहा है और बच्चे ले भी रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरा बेटा, मेरा पोता जो एक एडवोकेट है, वो तो चाय भी नहीं पीता, सिगरेट बीड़ी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, छोटे छोटे बच्चे दिलबाग वगैरह खाते हैं। और मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग दूसरे तरह के कई नशे, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। कुछ कॉलेज के लड़कों को मैं देखता हूँ, कॉलेज से आते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करके सड़क के किनारे सामने से सीधी ठेके से बोतल लाते हैं और घर चले जाते हैं। तुमने सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई की, अब शाम को दारू पियोगे तो पढ़ोगे कब? जो माँ बाप आपको अपने खून पसीने की कमाई भेज रहे हैं, उसका जो
उसको आप पढ़ाई के कामों में लगाओ, दूसरे खर्चों में लगाओ, ना कि नशे में लगाओ। इससे आप अपनी जान तो खराब कर रहे हो, अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने देश को भी तबाह कर रहे हो। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से हम आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि युवा जो है सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि या तो वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं कि कोई बिजनेस हो तो वो कर सके, या फिर मतलब कहीं जाके दुकान पे या वैसे छोटी मोटी शॉप पे जॉब करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेरोजगारी के मामले में मेरा विचार आपसे नहीं मिलता। कारण मैं बताता हूँ। जी हमारे प्रेमनगर में एक भी लड़का आज तक प्लम्बर नहीं बना। जी एक भी लड़का कोई ऐसे हाथ का काम उसने नहीं सीखा जिससे हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं लोग। मैं आपको दुकानें दिखा सकता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आदमियों की आवश्यकता है, यहाँ पे लड़कों की आवश्यकता है, यहाँ पे लड़कियों। आज भी अखबार में हमारे किरण मेगा मार्ट का आया, उसे सब तरह के वर्कर चाहिए, पैकिंग से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी अपनी टर्म्स कंडीशन है कि अगर हम प्लाजा में काम करेंगे या सुपर मार्केट में तो हमें संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी, वर्किंग आवर लंबे हैं, तनख्वाह कम है। और ना प्रेमनगर का मैंने एक लड़का नहीं देखा जो सब्जी की ठेली लगाता हो या फ्रूट की। बाहर से लोग आके कमा के अपने घरों में भेज रहे हैं, लेकिन हमारे जो यंग लड़के हैं वो चाहते हैं हम 10वीं 12वीं करें और कंप्यूटर के एसी कैबिन में बैठ के काम करें। तो बेरोजगारी इसका भी एक कारण है कि लड़कों की तमन्नाएं बहुत ज्यादा हैं और उतनी पे और वैसे काम उनको अपनी पसंद के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से सब देखा जाता है, सरकार की तरफ से कई योजनाएं आती हैं और सरकार द्वारा जिस तरह से क्षेत्र में वो पहुंचती है, तो आपको क्या लगता है वो जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं वो पूरी जाती होगी? सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत है लेकिन वो आखिरी गांव के कोर तक नहीं पहुंच पाती। उसका वजह कुछ हमारे लोग भी हैं जो बताते नहीं हैं। टीवी पे आते हैं तो गांव के लोग जो हैं या अनपढ़ हैं वो खबरें कम सुनते हैं, गाने चित्रहार पिक्चरें ज़्यादा देखते हैं। अगर वो काम की खबरें सुने तो उनको पता भी चले कि कौन सी। कई प्रधान बताते हैं गाँव में, कई नहीं बताते। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जब से बीजेपी आई है सेंटर भी चल रहे हैं स्किल के लिए, काम सिखाने के लिए, लेकिन लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे उनमें। जिस तरह देखा जाता है कि आप अध्यक्ष टीवी हैं, सीनियर सिटीजन भी देख रहे हैं, सभी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी महिलाओं को पहले 33 आरक्षण मिला था, 50 आरक्षण मिल गया है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ रही हैं और उन्हें आरक्षण मिला है? ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। जब हम छोटे थे तो सारी औरतें घूंघट में ही रहती थी, लेकिन आज डॉक्टर, जज, नर्स और एस्ट्रोनॉट में आप देखो, अब इसरो में भी हमारी औरतें काम कर रही हैं। उत्तराखंड की एक लड़की अभी इसरो में साइंटिस्ट बनी है। और आपने केबीसी में देखा होगा हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की 3 नारी शक्ति, टीवी पे आपने देखा होगा कि कैसे वो बढ़ चढ़ के देश सेवा में हिस्सा ले रही है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अगर नारी शक्ति आगे बढ़ेगी तो बच्चों को अच्छे संस्कार देगी, अच्छी शिक्षा देगी, जिससे हमारा देश विकास भी करेगा और अपने धर्म पे खरा भी उतरेगा। सर जिस तरह से अभी गणेश चतुर्थी जी का भी वो आ रहा है पर्व, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की बधाई देना चाहेंगे सारे प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को? प्रदेशवासियों से मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जिस काम से मेरा परिवार पलता है वो काम बहुत अच्छा है, बशर्ते वो कानून के खिलाफ ना हो, वो हमारे धर्म के खिलाफ ना हो। मैं 2 घंटे में एक अफीम का पैकेट कहीं पहुँचा के 2000 ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो अगर मैं जवान लड़का हूँ तो मेरी जवानी जेल में कटेगी और मैं फिर और अपराधी बनूंगा। तो कोई काम छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई काम नहीं मिलता, आप सब्जी बेच सकते हो, आप फल बेच सकते हो, आप मजदूरी कर सकते हो, आप किसी अच्छे मिस्त्री के साथ उसका असिस्टेंट बन के काम सीख सकते हो बिना पैसा खर्च किए भी। अगर ये जज्बा हमारे जवानों में आए, हमारे यूथ में आए, तो बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो सकती है। जी, जिस तरह से आपने जंग भी लड़ी अभी आपने बताया, तो इस बारे में सारे जवानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे जवानों से यही कहूँगा कि माँ बाप की खूब सेवा करो, देश का नाम रोशन करो, ड्रग्स से दूर रहो, बेरोजगारी अपने आप दूर होगी अगर आप मेहनत से काम करोगे तो। हमारे उत्तराखंड जनता की आवाज़ चैनल के माध्यम से आखिर में सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सारी जनता को मैं यही कहूँगा कि अपने परिवार को अगर आप अच्छे से संभाल लो। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि वृद्ध आश्रम में बहुत बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। अगर हमारे बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में संभालें, जैसे जब हम जवान होते हैं
हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को संभालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें पालते हैं, उनकी शादियां करते हैं, तो क्या बुढ़ापे में कोई साल वो हमें नहीं पाल सकते? मैं एक बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, और मैंने वृद्ध आश्रम में बहुत ज़्यादा हिंदू ही देखे हैं, एक भी मुस्लिम मैंने आज तक नहीं देखा, एक भी सिख मैंने आज तक वृद्ध आश्रम में नहीं देखा। ये ईसाइयों द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही गलत प्रथा थी जिसको हिंदुओं ने अपना लिया। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करें, हम उन्हें 2 रोटी दे दे दाल सब्जी के साथ तो भी वो काट सकते हैं, बशर्ते हमारा बिहेवियर उनके लिए सेवामय हो। तो वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा जीएल पावा जी हमारे साथ थे, आज जो उन्होंने विचार अपने बताए और आपने देखा भी और सुना भी, साथ साथ हम भी सर की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे कि इतनी एज में भी वो एक्टिव होने के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन में जो वो देख रहे हैं और साथ में वृद्ध, आज तक अभी जो उन्होंने बताया और कहा कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि वाकई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उन्हें चाहिए क्या, 2 रोटी, खुशी से उन्हें 2 रोटी का ही तो वो होता है। तो इसीलिए मैं सर की बातों से, सर के विचारों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने अपने विचार हमें बताए और हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ में।